स्वागत है आपका फिर से JCERT डिजी स्कूल में। मैं नीरज मोहन झा अपने चैनल नोस बायोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए आज एक विशेष कक्षा का वीडियो मैंने तैयार किया है। आशा है आपको मज़ेदार लगेगा। आज मैं विज्ञान के कक्षा 7 का लेसन 8 यानी 8वां अध्याय जो किशोरावस्था की ओर टुवर्ड्स एडोलेसेंस, किशोरावस्था को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। इस अध्याय में आप जितने भी लड़के जो टीनेजर्स हैं, अरे वाह टीनेजर्स क्या होता है, चलो पहले टीनेजर्स ही देख लेते हैं। वैसे बच्चे यानी 12 का स्पेलिंग अगर हम लिखेंगे तो TWELVE, लेकिन 13 में क्या हो जाता है TWE। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में ये 3 हट जाता है। तो इस आयु वर्ग को 13 से लेकर 19 तक को टीनेजर्स कहा जाता है और इसे कहा जाता है किशोरावस्था का आयु वर्ग भी बोला जाता है या यौनारंभ के बारे में भी इसका नामकरण किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, टीनेजर्स अगर कहीं कोई शब्द इस्तेमाल हो तो समझेंगे कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलें। किशोरावस्था एवं यौनारंभ। मानव एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या लड़की जन्म के समय में ही जनन के कार्यकुशलता और दक्ष हो, उसमें दक्ष हो, ये नहीं हो सकता है। एक निश्चित आयु होने पर ही उनमें एक जो विशिष्ट लक्षण है ये पूरी हो जाती है। तो कहा जाता है कि मानव एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकता है। हाँ, यहाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस अध्याय में बहुत सारे संकोच अक्सर लड़के या लड़कियों को जो इस एज ग्रुप में यानी टीन्स में रहते हैं उनमें उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे प्रश्न उभर के आ जाते हैं जिन्हें आप अपने घरों में या अपने माँ या पापा या बड़े भाई बहन से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए आप विद्यालय के शिक्षक से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सहज महसूस करते हैं तब जाके इसे करेंगे डिस्कस। तो चलिए, मानव एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष की आयु में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण जनन परिपक्वता आती है। यह अवधि किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहलाता है। 11 वर्ष से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक के बीच में शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं और ये जिसके कारण जनन परिपक्वता आती है, इसे ही एडोलेसेंस कहते हैं या किशोरा अवस्था कहते हैं। हाँ, लड़कियों के मामले में ये 1-2 वर्ष पूर्व से शुरू हो जाता है, इसमें अपवाद ना रहे। किशोरों को टीनेजर्स, जैसा कि मैंने बताया कि 13 से लेकर 19 तक टीनेजर्स कहलाते हैं क्योंकि उनके स्पेलिंग में, इंग्लिश के स्पेलिंग में अंत में 3 वर्ड आता है। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यहाँ मैंने और आप अपने पुस्तकों में देखे होंगे कि कुल 5 या 6 प्रकार के हमें आपको परिवर्तन नज़र आते हैं। यौनारंभ प्रारंभ होने पे हमें 6 प्रकार के परिवर्तन नज़र आते हैं। तो ये कौन कौन से परिवर्तन हैं, आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है लंबाई में वृद्धि, यानी यौनारंभ शुरुआत होते ही लड़के और लड़कियों की जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, उनके शरीर के आकृति में परिवर्तन आ जाता है। स्वर में परिवर्तन, उनके स्वर में परिवर्तन आता है। स्वेद तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता, जो हमेशा तेल ग्रंथि है या पसीना वाला ग्रंथि है, इनमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, कार्य करने लगते हैं। जनन अंगों में परिपक्वता, जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और छठा है मानसिक, बौद्धिक एवं व संवेदनात्मक परिपक्वता। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता, ये 6 है। और अब एक एक करके सभी को लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने पॉइंट क्या रखा था, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि यानी कि शरीर के हड्डियों की लंबाई सबसे ज़्यादा इस उम्र में बढ़ जाती है। शरीर के हड्डियों की लंबाई इस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा बढ़ती है और
इस अवधि में लड़के एवं लड़कियों दोनों को संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता होती है ताकि उनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ये संतुलित आहार सपोर्ट कर सके, उन्हें संभाल सके। दूसरा कारण क्या था? शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति में लड़कों का कंधा एवं सीना चौड़ा होता है। लड़कों में देखेंगे क्या, ये कंधा और सीना जो है ये चौड़ा हो जाता है, जबकि लड़कियों के मामले में ये कमर के नीचे का पोर्शन चौड़ा हो जाता है। ये तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम आपको देख रहे थे, देखिए यहाँ मैंने एक गलती कर रखा है, उसे सुधारने की जरूरत है। ये कक्षा 7 नहीं, जबकि ये किस क्लास का है? कक्षा 8, क्लास 8 का ये लेसन है किशोरावस्था की ओर। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को हम लोगों ने 6 भागों में बांटा था। पहले 3 भागों को हम लोगों ने 2 भागों को बताया था। अगला भाग है स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन, जैसे ही आप टीनेज में आएंगे तो लड़के या लड़कियों के आवाज़ में आप देखेंगे, कहा जाता है लोकल बोलचाल की भाषा में, कंठ फूट गया। आप देखेंगे लड़कों का ये जो पोर्शन है जिसे कंठमणि यानी एडम्स एप्पल, आप देखें मैंने यहाँ लिख रखा है, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, ये उभर जाता है, बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है और लड़कियों में ये नहीं होता है, ये छोटा ही रहता है, जिसके कारण उनमें पिच ज़्यादा होती है। उनमें क्या चीज़ ज़्यादा मिलती है? उनका उच्च तारत्व स्वर होता है। तारत्व मतलब हाई पिच वाला आवाज़, तेज तीखा आवाज़ रहेगा और लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है। तो स्वर में परिवर्तन यानी लड़कों में स्वर यंत्र चौड़ा हो जाता है, इसे कंठमणि यानी एडम्स एप्पल, जैसा आपको मैंने दिखाया, कहते हैं। स्वर गहरा हो जाता है, ये लड़कों के विषय में बताया जा रहा है। लड़कियों में स्वर यंत्र छोटा रहता है और उच्च तारत्व का स्वर हो चुका रहता है, हाई इंटेंसिटी और पिच वाला हो जाता है। अगला पॉइंट था स्वेद तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता। स्वेद तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता, आप देखेंगे इस एज में लड़के में भी मुहासा या पिंपल्स, फुंसी, ये सब ज़्यादा होने लगता है और लड़कियों में भी होने लगता है। लड़कियों में भी ये पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है, होने लगता है। ये सब किसका है? क्योंकि जितने भी स्वेद तथा तैल ग्रंथि हैं इनकी क्रियाशीलता इस उम्र में यानी टीन एज में काफ़ी बढ़ी हुई रहती हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों में स्राव बढ़ जाता है, फुंसी और मुहासा होने लगता है। इसके बाद 5वां है जनन अंगों में परिपक्वता। 5वां पॉइंट क्या था? जनन अंगों में परिपक्वता। जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, वृषण से शुक्राणु तथा अंडाशय से अंडाणु उत्पादित होने लगता है एवं उनका निर्मोचन भी होने लगता है, और 6ठा है मानसिक, बौद्धिक व संवेदनात्मक परिपक्वता। मानसिक, बौद्धिक व संवेदनात्मक परिपक्वता, इसका मतलब कि व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है, वो किसी भी चीज़ पे बहुत अत्यधिक सोचना शुरू कर देते हैं, उसमें काफ़ी समय लेते हैं और वो काफ़ी भावुक भी हो चुके रहते हैं। चलिए अब देखते हैं गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण, अगर इंग्लिश में देखें तो मैंने लिख रखा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी युवा अवस्था में, यौना अवस्था में जो हमारे शरीर में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रकट होते हैं, नए नए आते हैं, वो क्या क्या हैं ये देखते हैं। लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने लगता है। ठीक है, लड़कों के सीने पे बाल आ जाते हैं और दोनों में यानी लड़के और लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघों के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। जांघ के ऊपरी भाग को हम लोग प्यूबिक भी कहते हैं, इसीलिए वहाँ पे वाले बाल को हम लोग प्यूबिक हेयर भी कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं और इन्हीं लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किशोरा अवस्था में हार्मोन एक प्रकार का एक रासायनिक
पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा हमारे शरीर में, आगे मैं बताऊंगा कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैं विस्तृत बताऊंगा। लेकिन तत्काल आप इतने ही से जाने कि किशोरावस्था में हार्मोन की किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये सारे चीज़ किनके द्वारा नियंत्रित होते हैं? हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वृषण जो पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन मैंने इंग्लिश में इस रखा है, एवं अंडाशय द्वारा स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन, क्या नाम है इसका? एस्ट्रोजन का उत्पादन किया जाता है। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी। ये जो गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो थे, उन सारों के लिए इन सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व कौन है? ये हमारा हार्मोन्स है। और ये हार्मोन्स कौन कौन है? एक हमारा टेस्टोस्टेरॉन है, दूसरा हमारा एस्ट्रोजन है। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ये हार्मोन जनन से संबंधित होते हैं। ये हार्मोन्स क्या है? जनन से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। और अब देखते हैं मानव में जनन काल की अवधि। मानव में जनन काल की अवधि। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक होती है। पुरुषों में अपेक्षाकृत ज़्यादा अवधि तक ये रहती है। स्त्रियों में 10-12 वर्ष से लेके 45 से 50 वर्ष तक ये रहता है। यौनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं एवं 28-30 दिनों के अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का निर्मोचन होता है। 28-30 दिन के अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का निर्मोचन होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनक ग्रहण कर सकें। इसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। इसके फलस्वरूप ही गर्भधारण होता है। यदि निषेचन नहीं होता है, इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यदि निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर हमारा निषेचन नहीं हो पाता है, तो हमारा गर्भाशय का जो दीवार है वो रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यह लगभग 28-30 दिनों के अंतराल में लगातार चलता रहता है। यह 28 से 30 दिन के अंतराल में साइकिल के रूप में चलता रहता है, इसीलिए इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है। पहला रजोधर्म को रजोदर्शन कहते हैं। पहला जो रजोधर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रजोदर्शन यानी मेनाक, अगर इंग्लिश में देखें तो। और 45-50 वर्ष की आयु में, 45 से 50 वर्ष की आयु में स्त्रियों में ये रजोधर्म रुक जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, चलें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जीव जंतु में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र ही पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को ले जाता है, इसीलिए इन्हें गुणसूत्र या इंग्लिश में क्रोमोजोम कहते हैं। और मनुष्यों में ये कितना जोड़ा होता है? मनुष्यों में ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 नंबर टोटल होते हैं, लेकिन 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स कहा जाता है इनको। ये बाकी शरीर के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, एक सेक्स क्रोमोजोम होता है। एक हमारा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। स्त्रियों में ये XX से डिनोट होता है, पुरुषों में ये XY से डिनोट होता है। यहाँ आप देखे होंगे एक अलग सा निशान मैंने बना के रखा है। तो इसे हम, ये निशान किन के लिए है? ये निशान स्त्रियों के लिए होता है। और ये निशान किन के लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। तो यहाँ मैंने बताने की कोशिश किया है कि कैसे
स्त्रियों में एक्स एक्स दोनों क्रोमोसोम्स बताया जा रहा है, पुरुषों में एक्स और वाई। अगर ये दोनों में क्रॉस करेंगे तो पुत्री पुत्र, पुत्री और पुत्र का ये होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स एक्स स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए एक्स वाई डिनोट किया जाता है, और ये जो निशान है ये स्त्रियों के लिए होता है। ये आगे ऊपर के कक्षाओं में आप ज़्यादातर इसे इस्तेमाल करेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।